हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले अध्याय 3 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को कंप्लीट कर अध्याय 4 को देख सकते हैं। ये क्लास 6 की हमारी दुनिया भाग 1 बुक की एनालिसिस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चले शुरू करते हैं कि विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियों और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच, मैं तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या, कभी राजगीर और जमुई की ओर जाओ तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। मनोज बोला, अरे यहाँ की पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी कि उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। तो आप इस चित्र से देख सकते हैं कि पहाड़ जो होता है सबसे उठा हुआ भाग होता है। पठार जो उठे हुए भाग का समतल भाग होता है वो पठार कहलाता है। और मैदान सबसे समतल भाग मैदान होगा। सागर जहाँ पे पानी और समुद्र जहाँ पे पानी भरा होगा समुद्र कहलाएगा। तो बताइए, राहुल, गीता, मनोज कैसे क्षेत्र में रहने वाले थे? सभी अपने अपने इलाके के बारे में क्या बता रहे थे? और वाल्मीकि नगर कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल, आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। इसमें लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग कृषि पर आधारित हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहार में किया जाता है। कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो चिकनी मिट्टी को हम एक नाम से जानते हैं जिन्हें केवाल कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियाँ, पशुओं का चारा आदि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस, रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं।
शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जी भी उगाते हैं, जिनकी बाज़ार में खूब मांग रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान हैं। खाने के में दाल रोटी, दाल भात रोटी, दाल सब्जी, दूध दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि मैदान के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। अपर्दन मूलक मैदान, वह मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। रचनात्मक मैदान, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। यह इलाके सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाते हैं। यहाँ पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित भी करें। जहां आप रहते हैं वहां लोगों के खाने एवं पहनने में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख होती हैं। आइए जानते हैं कि पठार क्या है। शिक्षिका की बात सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा कि मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने बताया कि पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और उसके अच्छे उदाहरण हैं। अर्थात तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं, शिक्षिका ने बताया। तो चर्चा कीजिए और बताएं कि छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिजें मिलते हैं और ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जानते हैं पर्वत। मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिमी चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वो पठार नहीं हैं, बल्कि पर्वत हैं। क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती हैं।
भारत में हिमाचल प्रदेश पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत स्थित एवरेस्ट चोटी आप देख सकते हैं कि यह एक पर्वत है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। लेकिन हाल ही के दिनों में वहां भी तो बर्फबारी हुई थी दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। तो चर्चा कीजिए कि पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहां आप रहते हैं वहां पानी के क्या क्या साधन हैं। हिमालय पर बर्फ जमती है लेकिन अरावली पर क्यों नहीं? अरावली पर्वत कहां पर है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर और हवेली, खड़गपुर और मदार हिल में जाकर के देख सकते हैं। दीदी कहती गई। सभी बच्चों ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में भी किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह कुछ ढलान है और यहाँ पर इसे मेड़ बना करके खेती की जाती है। इसे ही सीढ़ीदार खेत कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है तो खेती यहाँ पर होगी। देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से सीढ़ीदार खेत। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाइयों, परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना पर्वतारोहण कहते हैं। जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने वाले लोगों को पर्वतारोहण कहा जाता है। तो पर्वतारोहण का खेल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर होता है। सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल आकर्षण का केंद्र होते हैं। पहाड़ जहां बर्फ जमी होती है वहां पर लोग स्काइंग करते हैं। शिमला, कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिला करके स्वीकृति दी। चित्र में देख सकते हैं कि लोग कैसे स्कीइंग करते हुए दिखाया गया है। पता करें कि भारत में कौन से स्थान पर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, जानते हैं कि वलित पर्वत किसे कहते हैं? इनकी सतह ऊबड़-खाबड़, शिखर शंक्वाकार होती है, जिससे भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और भ्रंशोत्स पर्वत, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं और 2 दरारों के बीच का जो भाग उठ जाता है, इसे ऊंचे उठे भाग को यह भ्रंशोत्स पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसी का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वत का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस पर्वत है। इटली का वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं और कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली। पता करें कि पर्वतों की विभिन्न चोटियों के नाम बताइए। ये चोटियाँ किस पर्वत एवं किस राज्य में हैं? मैदानी पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब
तो मैदान, पठार, पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी और पहाड़ों पर लोग बसने लगे, पर्यटक पहुंचने लगे, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में, आवासीय कार्यों में हुआ और इसीलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन दोनों क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग में आने वाले प्रमुख निर्माण सामग्रियों की सूची आप जरूर बनाएं। तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर के गुजरती है? पहाड़ी, मैदानी, पठारी या रेगिस्तानी? तो ये हमने सबसे ऊपर ही देखे थे। किस वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में है? तो ये बताना। धान की फसल के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी? पठार के ऊपरी सतह कैसी होती है? तो वो सपाट होती है। धान की फसल के लिए कैसी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है? और वाल्मीकि नगर बिहार के किस जिले में, किस क्षेत्र में है? पूर्वी क्षेत्र में या? अभी हमने सोन नदी के बारे में ऊपर ही पढ़ा था। सोन नदी, थोड़ी देर में सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तो क्वेश्चन क्या था? आप इन प्रश्नों के यहाँ से इसे क्वेश्चन देख करके दे सकते हैं। तो सोन नदी किस क्षेत्रों से होकर के गुजरती है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में एक नए सिरे से। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।